रवि त्रिपाठी, दिल्ली से पटना कितना फर्क देख रहे हैं आप इस वक्त? 1 मिनट, जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी बात सुनवा दें। पहले सवाल है, हम अपने विधायकों से मिलने कट गया उनका जो बयान आ रहा था, वो कह रहे हैं हम विधायकों से मिलने आए। रवि बताइए, पटना दिल्ली कितना फर्क है दोनों जगह में? दोनों में फ़र्क है, क्योंकि जो हलचल अभी दिल्ली में देखी जा रही है उससे कहीं ज़्यादा हलचल पटना में देखी जा रही है। आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए पूरी तरह से सारे कैमरे जो आपको एक तरह से कैमरे दिखाना चाहेंगे कि कैमरे इतने लग गए हैं और इतने रिपोर्टर आ गए हैं कि राजभवन कहीं ना कहीं छुप गया और इतने सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। क्योंकि दोनों चीज़ें 10 बजे अगर शपथ ग्रहण है तो एक अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कि आरजेडी के लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने भी आ सकते हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, इस लिहाज से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। लेकिन कुल मिलाजुलाकर बिहार का एक राजनीतिक मिजाज है, जो कहते हैं कि बिहार हमेशा अलग धारा में चलता है और नीतीश कुमार का तो उससे अलग अंदाज है। क्योंकि नीतीश कुमार की अगर बात करें तो माहौल का मूड भापते हैं कि कैसा है माहौल। और आज अगर बिहार में माहौल की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग जा रही थी कि ये गठबंधन जो बना था उसकी वजह से बिहार को नुकसान हो रहा है, बिहार पीछे जा रहा है। जिस तरह से आप देखें बीच के दिनों में जो घटनाएं देखने को मिली, चाहे आपराधिक घटनाएं हो, चाहे चीटिंग जो परीक्षा में चोरी की घटनाएं आई, जिससे बिहार की बदनामी हो रही थी, तो अब ये बदनामी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के माथे ही लगती। लालू यादव को उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो नीतीश कुमार जो अपने छवि को लेकर इतने कहते हैं कॉन्शियस हैं, वो कहीं ना कहीं इस वजह से फैसला लिए हैं। क्योंकि एक बड़ी बात हुई है, क्योंकि पूरी जो विपक्षी एकता बन रही थी, खड़ी हो रही थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसकी ताबूत में भी नीतीश कुमार ने कील ठोका और अपने कैरियर को लेकर और अपने छवि को लेकर इतने वो कहीं ना कहीं संजीदा है कि उन्होंने फैसला लिया है। क्योंकि लगातार आप घटना देखें तो नोटबंदी के बाद जो कल हमारे नेताओं से बात हुई कि नोटबंदी के बाद जिस तरह से ममता बनर्जी 24 घंटे में पटना आती हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देती हैं कि वो ट्रेटर की तरह है नीतीश कुमार, तो ये कहीं ना कहीं उनको चुभता है और वहीं से ये माहौल खराब होना शुरू होता है और बीजेपी उस पर मलहम लगाना शुरू करती है। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होती है, तो ये कहीं ना कहीं घटनाएं एक दिन में नहीं हुई, सारी लगातार एक एक डेवलपमेंट करके हुई है। चाहे तो जमीन पे जो डेवलपमेंट हो रहा था, चाहे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा था, सब कुल सबका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। और पटना में तमाम लोगों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। ठीक है, मैं जो रिजल्ट आया था उस दिन भी देखा था, कुछ लोगों में डर था, कुछ लोगों में एक तरह से कहा जाए उत्साह था, लेकिन आज कहीं ना कहीं तमाम लोगों में खुशी का माहौल है, क्योंकि उनको लग रहा है कि फिर एक काम करने वाली सरकार आएगी जो डेवलपमेंट करेगी। ठीक, राजीव रंजन जी, अब तक रामविलास पासवान को कहते थे मौसम वैज्ञानिक हैं भारतीय राजनीति में, अब लगता है नीतीश कुमार ले जाएंगे वो खिताब। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई सतही टिप्पणी हम लोगों ने पहले रामविलास जी के लिए भी नहीं की है। इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा, नैतिकता की परिभाषा सुविधा के हिसाब से राजनीतिक दल तय करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता की आकांक्षाओं पर खड़े होने से बड़ा कोई नैतिक मानदंड नहीं होता है। और जनता ने अगर नीतीश कुमार जी के चेहरे पर स्वीकृति की मुहर लगाई थी तो अपेक्षाएं यही थी कि पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के सवाल पर नीतीश कुमार जी गठबंधन में शामिल दूसरे दल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए जो आशंकाएं हैं उसको निर्मूल साबित करेंगे अगर ऐसा अवसर आया। और कई अवसरों पर यह कहा जाता था कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर पहले से कुछ आरोप रहे हैं। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि जब भी कभी ऐसा अवसर आएगा, नीतीश कुमार जी कभी भी पारदर्शिता और नैतिकता के सवाल पर और भ्रष्टाचार के सवाल पर कतई समझौता नहीं करेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने गठबंधन में शामिल सहयोगी दल को कई बार उन्हें हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि वो इन स्थितियों पर सफाई दें, जो उनके खिलाफ FIR में मामले दर्ज हुए हैं उन पर वो अपना स्पष्टीकरण दें। कई बार ये बोरियत पैदा हो रही थी, आपके स्टूडियो बहस में भी कहा जाता था कि अब आप क्या कीजिएगा, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम लोग आपको बार बार बोलते थे, नीतीश कुमार जी की जो छवि है, जो कार्यशैली है, जो उनका अपना 12 वर्षों का बतौर मुख्यमंत्री कार्यकाल है और 40 वर्षों का संसदीय जीवन है, फैसले उन्होंने लिए हैं और इस बार भी फैसले लेंगे। और इस बार का फैसला चाहे जिन स्थितियों में भी हुआ, एक नेचुरल अलायंस में हम लौटे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि बिहार और केंद्र में बराबर विपरीत विचारधारा और पॉलिटिकल स्टैंड अलग अलग रहने वाले राजनीतिक गठजोड़ रहे हैं, जिसका खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ा है। केंद्रीय सहायता के सवाल पर, वित्तीय अंतरण के सवाल पर और संसाधनों के बंटवारे को लेकर के जो बिहार की शिकायतें रही हैं, इस कॉम्बिनेशन में निश्चित तौर पर लंबे समय के बाद हम कह सकते हैं कि बिहार ऊंचाइयां जरूर हासिल करेगा, बिहार नए आयाम गढ़ेगा और वैश्विक स्थिति भी भारत की काफ़ी मजबूत हो रही है। बिहार बेहतर तरीके से योगदान कर सके देश की समृद्धि, देश को एक सबल और
स्वाभिमानी राष्ट्र बनाने में, तो मैं समझता हूं ये बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। मैं आपकी और बात नीतीश पे कुमार जी एक रचनात्मक, आपकी बात पे मैं प्रेमचंद मिश्रा जी से और प्रेम शुक्ला जी से कमेंट लूं, उसके पहले जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। आलोक मेहता जी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी भी टिप्पणी लेते हैं। वो क्या कहते हैं, नीतीश कुमार का ये बदलाव उनकी बेहतरी के लिए या बिहार की बेहतरी के लिए? लेकिन उसके पहले जेपी नड्डा। मैं फिर कहना चाहूंगा कि नीतीश जी के इस्तीफे के पश्चात जो स्थिति उभर करके आई है उसमें राजनीतिक अस्थिरता न आए, यह भारतीय जनता पार्टी की चिंता रही। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार का विकास हो और इस विकास में अपने आप को जोड़ना चाहती है। तो जेपी नड्डा कह रहे हैं कि बिहार की जनता इस बिहार के विकास में भागीदार बनना चाहती है, इसलिए नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ आना जायज़ है। आलोक जी, क्या जनता जायज़ मानती है या नीतीश की पार्टी और बीजेपी मिलकर इसको जायज़ साबित करने में लगे हुए हैं? देखिए, साबित करने की कोशिश तो उनको करनी होगी। सबसे बड़ा संकट ये होगा रोहित जी, जो मुझे लगता है सबसे बड़ा इस माने में, जैसे शरद यादव अभी से थोड़ा सा कुछ असहमति व्यक्त कर रहे हैं, अली अनवर कुछ कह चुके हैं, तो जेडीयू के नीतीश जी ने फैसला किया अपना एक ईमानदार अपनी छवि के हिसाब से, यहाँ अपने नेताओं को भी उन्होंने कह ही दिया था। आश्चर्य की बात है कि जब उन्होंने समझौता किया है उसके बाद भी इतने महीनों तक तो वो चलाते ही रहे ना, किसी तरह से निभाते रहे जिसको कहना चाहिए। अब मुश्किल ये होगी कि सबके सामने जाकर के उन लोगों को भी साथ लेना होगा, ये भाजपा के लिए भी होगा। जेडीयू में काले अकेले तेजस्वी जी ही विवादास्पद थे ऐसा मत मानिए, कई ऐसे नेता रहे हैं जो चाहे किसी कारण से आए हों, उनके विवादों की छाया जब पड़ेगी तो उनको किस किस को हटाएंगे और किसके बिना काम चलाएंगे। और कल इन्हीं में से कोई असंतुष्ट होकर के जब खड़े हो जाएं, आज जब शपथ कल और लोगों की भी हो जाए, आज कुछ लोगों की होगी, कल कुछ लोगों की होगी, उसके बाद नीतीश जी की शक्ति तभी पता चलेगी क्या उनका नैतिक बल, आचार संहिता अपने सारे विधायकों को साथ लेकर चल पाएगी। खास करके अल्पसंख्यकों का एक मुद्दा भी आएगा, क्योंकि उस वोट उन्होंने उस नाम पर मांगा। रोहित जी, आपको याद है 2013 में कितना गरज बरस करके उन्होंने सब कुछ भाजपा के खिलाफ कहा था। अल्पसंख्यकों के लिए भी वो देश भर के नेता बनना चाहते थे। तो अब उनके लिए धर्म संकट दोनों तरह का है, भाजपा का साथ निभाना और सबका साथ लेना, खास करके विधायकों का भी। ठीक, हम वापस आ रहे हैं आपके पास। प्रेमचंद मिश्रा जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, अगर आप हैं फोन लाइन पर तो? हाँ, मैं लाइन पर हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अब नीतीश जी जिसकी उम्र से बीजेपी से आप ये भी देखना होगा क्या प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था कि बिहार को हम 1.25 लाख करोड़ का विशेष पैकेज देंगे, नीतीश जी लगातार बिहार के स्पेशल स्टेटस की मांग करते रहे हैं। अब इन चीजों पर भी गौर करना होगा, क्या इस तरह की मांग आगे भी जारी रहेगी या बिहार को उसका वाजिब हक मिलेगा, जैसा कि हमारे जेडीयू मित्र बता रहे थे। और तीसरी बात है कि मुझे जानकारी मिल रही है मीडिया के ही माध्यमों से, ये कहीं न कहीं अमित शाह जी का एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कभी कुछ दिनों के लिए इनको बना दो तो फिर बाद में इनको दिल्ली ले आओ और फिर वहां पर अपना मुख्यमंत्री बनाओ। एक है, इसलिए नीतीश जी को भी थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर से धोखा मिले और राज्य की जनता के साथ जो हुआ है वो हो। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि यह राजनीति अवसरवादी राजनीति की पराकाष्ठा है और इस तरह की राजनीति से नेताओं को, पार्टियों को परहेज करना चाहिए। जो बिहार में लोकतंत्र के चुनाव हार कर भी अब सत्ता में आ जाए, यह बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। नवल किशोर चौधरी जी, क्या कांग्रेस ने कभी अवसरवाद की राजनीति नहीं की है? कांग्रेस हमेशा से यह करती रही है और वो प्रतीक है अनैतिक राजनीति का। और आज जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, कांग्रेस से सीखा है उन्होंने, इसलिए इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और आज जब हो रहा है कि लार्जेस्ट पार्टी के नाम पर मिलना चाहिए था, तब तो अगर इस सिद्धांत को मान लिया जाए तो आरजेडी को न्योता मिलना चाहिए था 2 साल पहले। नीतीश जी को क्यों मिला? तो नीतीश जी की पार्टी तो लार्जेस्ट पार्टी नहीं थी। तो अलायंस का सवाल उठता है, मेजॉरिटी का सवाल उठता है और इस समय राज्यपाल पर प्रश्न उठाना गलत है। आज की स्थिति में नीतीश कुमार को बहुमत प्राप्त है बीजेपी के सपोर्ट के आधार पर और उसका तकनीकी पक्ष बहुत स्पष्ट है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस का कोई मोरल राइट नहीं है इसको क्वेश्चन करने का। कांग्रेस मार्जिनलाइज पार्टी हो चुकी थी बिहार की राजनीति में, उसको जीवन दान मिला महागठबंधन से, लेकिन ये भूल गए कि ये जो राजनीति थी वो भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की बात हो रही थी, एक सुशासन की राजनीति हो रही थी। लेकिन जब सुशासन पर प्रश्न, गंभीर प्रश्न उठने लगे और भ्रष्टाचार के गंभीर मामले आने लगे
तो जनता भी रेस्टिव हो गई, उसमें असंतोष बढ़ने लगा। और कई बार आप देखेंगे नैतिकता का जो तकनीकी पक्ष है उसकी अवहेलना करके लोग लार्जर पॉलिटिक्स के आधार पर निर्णय लेते हैं। और इस वक्त जो हुआ है ये अपेक्षा थी कि नीतीश कुमार कोई फैसला लें और जल्दी से उस करप्ट पार्टी से नाता तोड़ें जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। मैं समझता हूं इन जन आकांक्षाओं के अनुरूप हुआ है, भले ही ये नैतिक ना हो। ठीक, इस वक्त की बड़ी बातें अपने दर्शकों को बता दें कि 10 बजे नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। और यह देखने की बात होगी कि देश के राजनीतिक इतिहास में किसी सीएम ने इतने कम समय में एक बार इस्तीफा देकर क्या दोबारा शपथ ली है, या यह रिकॉर्ड भी नीतीश कुमार के नाम जाएगा। 10 बजे नीतीश कुमार और साथ में डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। दूसरी बड़ी चीज यह है कि आरजेडी ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। बिहार भर में पूरे अलग अलग जिला केंद्रों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आरजेडी की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बीच जेडीयू के सांसद अली अनवर ने विरोध किया है नीतीश कुमार के फैसले का। शरद यादव अब तक सामने नहीं आए हैं। उन्होंने अब तक अपनी बात नहीं रखी है कि वो नीतीश कुमार के फैसले के साथ हैं या नहीं है। लालू यादव ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। अली अनवर का कहना है कि मेरा ज़मीर नीतीश कुमार के इस फैसले के साथ जाने की इजाजत नहीं देता। दोपहर के बाद आरजेडी मीडिया से मुखातिब होगी। अभी तक कम से कम आरजेडी ने अपने को मीडिया से दूर रखा है, ये कहते हुए कि हम अपनी पार्टी की रणनीति तय करने के बाद ही अपने किसी प्रवक्ता को ऐसे किसी कार्यक्रम या फिर चर्चा के अंदर भेजेंगे। बड़ी चीज ये है इस समय, आलोक मेहता जी जल्दी से एक कमेंट आपसे चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि अलायंस के ऊपर परिवार को तवज्जो देना लालू यादव को महंगा पड़ा, और ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बनाई हैं राजनीतिक पार्टियों ने, उनका समय अब जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की पार्टी टूटी है। हरियाणा में चौटाला परिवार इस वक्त बिल्कुल हाशिए पर जा चुका है, उनकी राजनीति हाशिए पर जा चुकी है। बिहार में लालू यादव का पुत्र प्रेम पार्टी के ऊपर भारी पड़ रहा है। रोहित जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरह से भ्रष्टाचार का वटवृक्ष जैसे बनाने की जो कोशिश होती है, तो उसके बाद वो जब गिरता है तो फिर सभी उसमें कुचलते हैं, खुद भी उसमें यदि बैठा हुआ ऊपर कहते हैं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सारा परिवार को देना, फिर परिवार के नाम पर अरबों रुपए की संपत्ति के जो आरोप आए हैं, अब उसके बाद ये कहना कि अदालत में देंगे, नैतिक दृष्टि से भी यदि कह देते और इस समय एक कदम पीछे हटा करके 2 कदम आगे बढ़ने की एक गुंजाइश उनके लिए बनी रहती। लेकिन ऐसा लगता है कि सत्ता के बिना उन्हें लगता था कि नहीं, मजबूरी होगी। और इसलिए सबसे पहली बात तो यही है कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री उन्हें बनाया तो पहले भी देखना चाहिए था कि यदि ऐसे आरोपों के उसमें ना आए। और लेकिन जिस तरह के दबाव थे, नीतीश जी ने जिस ढंग से कहा, इससे ये तो साबित होता है, चाहे नीतीश जी की जो कमियां गिनाएं, जो वैचारिक उनके संकट उनके सामने पैदा हों, लेकिन लालू जी ने भी अति पराकाष्ठा जिसको कहते हैं कि हम जैसे कहें हमारे पास यदि बहुमत है तो हम जो चाहे करेंगे या करवाएंगे, ये मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में यदि वो 2 कदम पीछे हटाते, परिवार से ज़्यादा अपने ही किसी और शुरू से यदि वो पहल कर देते कि ठीक है हम दूसरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तेजस्वी को भी नहीं बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री बना देंगे। रघुवंश जी उनके बहुत पुराने साथी रहे और भी कई नेता रहे, लेकिन परिवार को जो तरजीह देने का एक मोह है वो उन्होंने बहुत अति किया। मुलायम सिंह जी ने भी जब अखिलेश को बनाया, लेकिन उसके बाद उन्हें लगा कि नहीं, मेरे हाथ से जो कुछ उल्टा करना है या शिवपाल सिंह के साथ जो करना है, तो उससे भी नुकसान हुआ। मैं मानता हूँ हो सकता है तेजस्वी और अखिलेश अच्छा काम करना चाहते हों, लेकिन उनके पिता ने उन लोगों को बहुत संकट में डाल दिया और उनका भविष्य भी गड़बड़ा दिया। ठीक, राहुल सिन्हा, लगता है कि बिहार की राजनीति के बड़े नेता जो उस गठबंधन के जिसको कहते हैं आर्किटेक्ट थे, वो पढ़ नहीं पाए चीज़ों को, वरना नीतीश कुमार ने वैलेंटाइन डे के 10 दिन पहले ही 4 फरवरी को पटना बुक फेयर में कमल का फूल बना दिया था पेंट करने का मौका जब उनको मिला था। नहीं पढ़ तो पा रहे थे, लेकिन कोशिश इसी में थी कि कम से कम हो सकता है 20 महीने कुछ और आगे खिंच जाएं। लेकिन जो हालात चल रहे थे रोहित, वो साफ तौर पर बता रहे थे, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके का रुख अपना रही थी, नीतीश कुमार जिस तरीके का अपना रुख अपना रहे थे, खासतौर से नोटबंदी पर और राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर के, उसमें साफ हो गया था कि अब दूरियां बहुत कम बची हैं और जल्दी ये मिलन होगा। लेकिन रोहित, यहाँ एक सवाल आपके लिए है और आलोक जी आपके साथ बैठे, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हम इस घटनाक्रम को आगे की तरफ देखते हैं और 2019 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस देश में क्षेत्रीय दल जितने रहे, उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर, जातिगत आधार पर
वोटिंग कराई है, सत्ता हासिल की है। 2019 में जो तस्वीर हम अभी देख रहे हैं, क्या ये बीजेपी के लिए फायदेमंद होगी या फिर क्षेत्रीय दल मजबूत होंगे, ये बताते हुए कि देखिए बीजेपी, क्योंकि बीजेपी पे वो सांप्रदायिक होने का ठप्पा लगाते रहे, बीजेपी नीतीश कुमार सब एक साथ है, इसलिए हमको एक साथ आना होगा जातिगत आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर। ऐसा लग रहा है कि शरद यादव का बयान आने वाला है, बहुत जल्दी वो सामने आएंगे। वो क्या कहते हैं देखने की बात होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रेमचंद मिश्रा जी जल्दी से आपसे एक कमेंट, क्योंकि पुत्र मोह पर तो सवाल आपसे भी बनता है। कांग्रेस पार्टी में भी लगातार इस बात को लेकर सवाल उठे हैं कि राहुल गांधी को पूरी जिम्मेदारी क्यों नहीं दे रहे, और अगर नहीं देना चाहते हैं तो किसी और को आगे बढ़ाने की तैयारी क्यों नहीं हो रही। शायद संपर्क कट गया है प्रेमचंद मिश्रा जी से हमारा, दोबारा कोशिश करेंगे वापस उनसे बात करने की। इस बीच बड़ी चीज ये है कि शरद यादव कहां हैं। राजीव रंजन जी, शरद यादव क्यों नहीं बोल रहे कल से? देखिए, शरद यादव जी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं और निश्चित तौर पर अभी दिल्ली है। जिस समय पार्टी की किसी बैठक में उनकी आवश्यकता होगी वो पटना भी होंगे, और मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें अटकलबाजियों के आधार पर भी हो रहे हैं। लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है और वो पूरी तरह से एकजुट है। इसका संकेत पार्टी की बैठक में पहले मिल चुका है। जो भी मंत्रीगण थे, जो सांसद थे, जो निर्वाचित एमएलएज थे, सबने नीतीश कुमार जी को इस सवाल पर फैसला लेने के लिए बार बार अपने संबोधन में आग्रह किया था। और राजीव जी, एक छोटी सी चीज कि जो हमारा आपको रोक रहा हूं, थोड़ा सा रोक रहा हूं राजीव जी। नीतीश कुमार राजभवन पहुंच चुके हैं, रवि त्रिपाठी वहां से तस्वीर दिखाएंगे लाइव। रवि, जी बिल्कुल वही तस्वीर दिखाना चाह रहा था। देखिए काफिला पूरी तरह से एक लाइन से गाड़ियां जा रही है। थोड़ी देर पहले ही नीतीश कुमार की गाड़ी और उनका काफिला अंदर गया है। सुशील मोदी भी साथ में है, दोनों लगभग आसपास ही साथ गए हैं। और आप देखिए सब नेताओं का, जो उनकी पार्टी के लोग के नेता हैं, सब आके एक दूसरे के गले मिलकर बधाई देने का सिलसिला बाहर शुरू हो गया है। दूसरी तरफ आरजेडी का प्रोटेस्ट भी चल रहा है। चूंकि वो भी बहन है, हम दिखा नहीं पाएंगे वो तस्वीर, थोड़ी दूर है। पुलिस ने पूरे इलाके को एक तरह से कहा जाए घेराबंदी की हुई है, लेकिन आरजेडी का प्रोटेस्ट भी चल रहा है और इधर शपथ ग्रहण की तैयारी भी चल रही है। नीतीश कुमार पहुंच गए हैं। देखिए रोहित, एक चीज कहना चाहूंगा, चूंकि 2005 से 2010 तक का जो टेनियर है नीतीश कुमार का, उसी को याद किया जाता है। नीतीश कुमार का जो यूएसपी है वही टेनियर है, और उसमें चूंकि डेवलपमेंट का काम भी हुआ, कानून व्यवस्था कंट्रोल में हुआ, ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें धूमिल होती जा रही थी। इसलिए नीतीश कुमार का ये फैसला जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। हालांकि बार बार ये बात आ रही है कि जो विपक्षी एकता है उसके एक कहा जाए तो कर्णधार थे नीतीश कुमार, जिनको लग रहा था कि 2019 तक खींचा जा सकता है, उनके नाम को आगे बढ़ाया जा सकता है, और वो खुद ही अपने आप को सरेंडर कर लिए। यानी कहीं ना कहीं विपक्षी एकता में एक बड़ा सेंध लगा है। तो अब जो एक तरह से कहा जाए तैयारी की देखा जाए कि 2019 जो राहुल सिन्हा कह रहे थे, 2019 के लिए जिस तरह से आप माहौल बन रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कहीं ना कहीं सेंधमारी शुरू की है, उड़ीसा में जो माहौल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया में पूरी तरह से एक क्लीन स्वीप की तैयारी चल रही है। और पश्चिम बंगाल में क्लीन स्वीप हो ना हो, लेकिन दूसरी नंबर की पार्टी बनेगी। तो बीजेपी अपना दायरा बढ़ाती जा रही है, क्षेत्रीय दलों से संपर्क में है, कहीं ना कहीं कई क्षेत्रीय दलों को जोड़ने का काम चल रहा है हर लेवल पे। जो पुराने साथी उनको छोड़ा नहीं जा रहा है, नए साथी को जोड़ने का काम चल रहा है। तो कुल मिलाजुला की सारी रणनीति जो है 2019 का ही हिस्सा है। ठीक, हम वापस आ रहे हैं आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार राजभवन पहुंच चुके हैं, शपथ लेंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी शपथ लेंगे। केवल 2 लोगों को आज शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद ये साफ होगा कि मंत्रिमंडल की तस्वीर क्या रहती है। क्या बीजेपी के कितने लोग मंत्री बनते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी से कितने लोग मंत्री बनते हैं। शरद यादव अब तक नहीं बोले हैं, उनका स्टैंड क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। जेडीयू के सांसद अली अनवर ने कम से कम एक इशारा दे दिया है, साफ तौर पे उन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार के इस फैसले के साथ नहीं हैं। आप प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊं, उसके पहले राजीव रंजन अपनी बात कह रहे थे। मैं साथ में एक चीज और पूछ रहा हूं। अखबार में आज खबर छपी है और उसमें यह इशारा दिया गया है कि केंद्र के किसी मंत्री से लालू यादव संपर्क में थे। उन्होंने कहा था कि लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ जो केस बन रहे हैं, जो मामले आ रहे हैं, उनकी जांच में ढिलाई हो तो वो जोड़ तोड़ करके नीतीश कुमार को तख्ता पलट करने का काम कर सकते हैं। और उसके बाद से नीतीश कुमार नाराज हो गए जब उन्होंने तय कर लिया कि अब वो इस गठबंधन को आगे और नहीं सहेंगे। क्या आज आप इस पर रोशनी डालेंगे थोड़ी सी?
देखिए, सबसे पहले रोहित जी, इस तरह की आपुस खबरों पर किसी प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है। बिहार की राजनीति ने एक करवट ले ली है, एक बड़ा राजनीतिक फैसला हो चुका है जो बिहार की जन आकांक्षाओं के अनुकूल है, और मैं समझता हूँ एक स्वर्णिम अध्याय बिहार का ये दौर दर्ज करेगा, और बिहार की जनता की जो पीड़ा है, जो वेदना है, जो बराबर केंद्र के साथ हमारे जो सवाल रहे हैं, इस दौर में वो एड्रेस हो सकेंगे और बिहार की जनता को उसका वाजिब हक मिल पाएगा। ये बिहार की जनता की असली चिंता है, और ऐसे समय में अफवाहों के आधार पर, आपुस खबरों के आधार पर कोई टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं है। मैं इतना जरूर मानता हूँ, नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर से साबित किया है, राजनीतिक तौर पर उन पर आरोप जो भी लगे, लेकिन उन्होंने बराबर जनता से किए वायदों के हिसाब से काम किया है, और जो खुद की छवि गढ़ी है उस छवि को कायम रखने के लिए ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं। इसलिए ये जो फैसला है ये बिहार के हर बिहारी के लिए गर्व की अनुभूति का क्षण है, और मैं समझता हूँ 2019 के पहले बिहार को और बेहतर तरीके से खुद को संवारने का मौका मिल सकेगा। इसके अवसर जरूर इस नए समीकरण में मिल पाएंगे। ठीक, हम वापस आ रहे हैं। ये तस्वीर अपने दर्शकों को बता दें, बिहार के राजभवन पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार, और साथ में सुशील मोदी, बीजेपी के विधायक भी हैं, जेडीयू के विधायक भी हैं। बाहर प्रदर्शन चल रहा है आरजेडी के विधायकों का, और इस सब के बीच नीतीश कुमार छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। एक बार फिर उसी गठबंधन के साथ जिसको वो तोड़ के लालू यादव से गठबंधन करते हुए बिहार के चुनाव मैदान में उतरे थे, और फिर बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया था, जिसे कहा जाता है जातीय समीकरण का मैंडेट था, उसमें आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी थी। अब जेडीयू और बीजेपी की सरकार इस समय शपथ लेने जा रही है। एक बार फिर से अब से 10 मिनट के बाद ये माना जा रहा है कि ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। आलोक जी, तेजस्वी यादव भी गए थे राजभवन, रात में उन्होंने पैदल मार्च किया। उन्होंने कहा कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमको मिलने का समय देना चाहिए था, हमको बुलाया जाना चाहिए था। राज्यपाल ने 11 बजे उनको मिलने का समय दिया, 10 बजे ने शपथ का समय दे दिया। देखिए, जितना तैयारी मुझे लगता है नीतीश जी और भाजपा की कुछ हद तक तो रही, उसके बिना इतना बड़ा परिवर्तन एक साथ कुछ ही घंटों में हो जाए, तकनीकी रूप से तेजस्वी यादव ये दावा कर सकते हैं। बम्बई फैसले का भी उन्होंने जिक्र किया जो अदालत ने दिया हुआ कि जो बहुमत हो, लेकिन ये कि दोनों का बहुमत, चूँकि भाजपा ने भी पहले से पत्र तैयार रखा और साथ में दे दिया, तो एक तरफ इस्तीफा हुआ और दूसरा पत्र साथ में देने से वो जो चूक दूसरे राज्यों में, गोवा में, सब में कई जगह जहाँ इस तरह की, मणिपुर में ऐसी स्थितियाँ जब भी आई हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी उस मामले में ज़्यादा चतुराई के साथ, बिल्कुल समय के साथ काम करते हैं। लालू जी और कांग्रेस पार्टी शायद उतना जिसको कहते हैं फैसले करने में देरी करते हैं, और सोचते हैं कि अब तो कुछ जो हम अभी भी सत्ता में हैं, और जो सत्ता में रह कर के जो अहंकार है वो कहीं ना कहीं हमेशा गूंजता है, शायद उसका नुकसान भी उन्होंने उठाना पड़ रहा है। वरना वो भी यदि समय रहते, पहले से उन्हें नहीं मालूम था कि नीतीश बार बार चेतावनी दे रहे हैं, वो तो 2 दिन पहले भी चिट्ठी तैयार रख करके दे सकते थे, या सत्ता परिवर्तन अपने बहुमत के बल पर उनका विरोध कर सकते थे। जेडीयू के लोग भी यदि साथ में थे तो उन्हें साथ में लेकर एक पत्र तैयार करके और पहले देते कि नीतीश जी से विश्वास उठ गया है, अब हमें मौका दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब में जोड़ तोड़ में, और लालू जी अपने ही परिवार के अपराधों के जो आरोप हैं उसमें ऐसे घिरे हुए थे कि उन्हें लग रहा था कि नीतीश जी ऐसा नहीं करेंगे, और यहीं वो सबसे बड़ी चूक हुई। ऐसा लगता है शरद यादव इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, जो संकेत मिल रहे हैं, इसीलिए वो अब तक मीडिया के सामने भी नहीं आए हैं। राजीव रंजन भी हमारे साथ अब नहीं रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, क्या आपको कहीं लग रहा है कि हालांकि सब कुछ आपने तैयारी के साथ किया है, हर मोर्चे पर आपने पहले से मोहरे फिट किए हैं, सेट किए हैं, उसके बाद भी कुछ ऊंच नीच हो सकती है? क्योंकि जेडीयू के अंदर से विरोध की आवाज़ें उठ रही है नीतीश कुमार के खिलाफ। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह कोई बहुत विशेष बात है, और साफ तौर पर जो है भ्रष्टाचार में लिप्त लोग जो हैं वो नैतिकता का मानदंड तय करें और एक परिवार का हित बिहार के हित से ऊपर रख दिया जाए, ये जनता दल यूनाइटेड के किसी विधायक को मंजूर होगा, ये मुझे नहीं लगता है। हाँ, कुछ असहमतियाँ होती हैं हर दल में, अली अनवर की असहमतियाँ पहले से चली आ रही हैं, उस असहमति को उन्होंने अव्यक्त किया एक अवसर देखकर। इसके अतिरिक्त आदरणीय नीतीश कुमार के प्रति उनके विधायक दल का
पूर्ण समर्थन और विधायक दल ने उनको प्राधिकृत किया कि आप निर्णय लें, और उस निर्णय के उन्होंने निर्णय लिया, इस्तीफा दिया, और वो जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से नई सरकार बना रहे हैं। संवैधानिकता के मानदंड पर भी ये उत्तम व्यवस्था है, इसमें किसी प्रकार का जो है कोई असंवैधानिक कृत्य नहीं हो रहा है, जैसा आरोप जो है लालू यादव या कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं, जिसको बहुमत प्राप्त है सदन में, जिसको विधायकों का बल प्राप्त है, और राज्यपाल इस बात को लेकर सुनिश्चित है कि नीतीश कुमार जी को समर्थन है विधायकों का, तो उनको अवसर दिया है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई असंवैधानिक गतिविधि नहीं इसमें हो रही है, और नैतिकता का मानदंड ये नहीं होगा कि जिसको सुशासन बाबू को जब बिहार ने जनादेश दिया, तो जनादेश इस बात को लेकर भी था कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और जब भ्रष्टाचार पर उन्होंने तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार पर वो सफाई मांगे, और वहां से सफाई नतीजा उल्टा ये कहा जाए कि हमने मुख्यमंत्री आपको बना रखा है तो हमारे भ्रष्टाचार को आप सही है, तो मुझे लगता है ये बिहार का हित नहीं है, और ये नैतिकता भी कहीं से भी नहीं है। हम वापस आ रहे हैं आपके पास, रवि त्रिपाठी के पास एक बार चल रहे हैं, जो कि पटना में इस समय मौजूद हैं। रवि, बताइए वहां क्या हालचाल है? देखिए रोहित, मैं बता दूं कि बिल्कुल सब कुछ अब साइलेंट है, सब इंतजार कर रहे हैं। अब आप जान रहे हैं कि थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तमाम नेता और कार्यकर्ता आप देख सकते हैं टहलते हुए लोग हैं, कार्यकर्ता हैं। क्या आप लोग यहाँ आए हैं, कितनी खुशी है आप लोगों के चेहरे पे? हम लोगों को बहुत खुशी है कि हम लोगों के नेता वजीर आला नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया, और बिहार जो विकास की ओर था, भ्रष्टाचारी हमारे गठबंधन में थे, भ्रष्टाचारी मुक्त हुआ बिहार, और विकास की ओर बिहार और बढ़ेगा। लेकिन मैंडेट तो लालू जी के साथ मिला था कि लालू जी के साथ सरकार चलाने का, लेकिन लालू जी से अलग होने का तो लगता नहीं। नीतीश कुमार जी के नाम पे मिला था ना, लालू जी के नाम पे नहीं मिला था। आवाज कट रही है रवि, नहीं सुन पा रहे हैं आप जो बात कर रहे हैं उनसे। वापस आएंगे आपके पास दोबारा, अगर नेटवर्क ठीक होता है थोड़ा सा। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो बिहार राजभवन की तस्वीरें हैं, जहां नीतीश कुमार शपथ लेंगे। आलोक जी, अगर सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ पहले से सेट था, प्री प्लान था, सब चीज़ें बहुत समय से चल रही होंगी, तो ये सब आनन फानन में करने की जरूरत क्यों पड़ी है? ये आराम से भी किया जा सकता था। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रतीक्षा थी तब तक, इसीलिए बार बार पार्टी के नेताओं ने भी स्पष्ट किया था कि हम इस चुनाव तक वो स्मूथ ढंग से हो जाए। मेरा ख्याल जेडीयू भी यही चाहती थी, भाजपा भी चाहती थी, और जैसा आपने कहा कि आरजेडी और उन लोगों को भी लग रहा था कि ठीक है, उसके बाद शायद स्थिति बदले। लेकिन उसके बाद तेज़ी से जो तैयारी कुछ तो रही है, मैं ऐसा नहीं मानता कि आनंद फानंद में किया गया, लेकिन जैसे शाम को शपथ होना थी वो फिर जल्दी करना पड़ी, क्योंकि लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने दावे करके उसको तकनीकी आधार पर एक नई चुनौती मिल जाए। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि पहले के रातों रात को 12-12 बजे भी शपथ हुई है रोहित जी। ये भी संभव था कि रात ही को शपथ फिर से दोबारा वो इस्तीफा स्वीकार और दूसरे क्षण उसे स्वीकार करके, और चूँकि विधायक दल के नेता के रूप में उनको कर दिया जाए। सो हम लोगों ने ऐसे घटनाएं देखी हैं जब रातों रात सत्ता परिवर्तन हुए हैं। पुराना इतिहास बिहार का तो रहा है, कोई यूपी बिहार में तो एक एक दिन के मुख्यमंत्री भी बने हैं। यहाँ तो ये है कि वो छठी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वरना भोला पासवान शास्त्री, कर्पूरी ठाकुर, बिहार के इतिहास जो हम लोग इसको देखते रहे हैं, किधर पड़ रहे हैं, तो कई बार पार्टियों में भी असंतोष हुआ। उसके बाद कांग्रेस के सत्ता काल में या जनता पार्टी के काल में या मध्य प्रदेश में, यूपी में ऐसे अवसर आए हैं जब रातों रात सत्ता परिवर्तन हुए हैं। और ये ठीक है कि इसका एक मैसेज ज़रूर थोड़ा सा जाता है कि भाई कौन लोग, अब ये ईमानदारी का मुद्दा लेकर के आगे आए हैं। कई बार होता है दल बदल का मुद्दा सामने आता है, लेकिन उनका अपना दल उनके साथ यदि रहता है तो उसे पूरा दल बदल नहीं कहा जाएगा। यदि पार्टी टूटती है तब ये माना जाएगा कि देखिए कुछ ऐसी सत्ता के लिए नीतीश कुमार जी ने किया, उनकी पार्टी टूटी। ये भी एक, मैं बार बार ये मानता हूँ कि उसको इंटैक्ट रखना। और ये कह सकते हैं कि नीतीश जी बार बार पैतरा बदलते हैं। कभी उन्होंने 2008 में कहा था कि लालू जी के साथ कभी समझौता नहीं होगा, फिर कभी कहा कि मोदी जी के साथ कभी नहीं होगा, भाजपा को उनको तो घुसने ही नहीं दिया था। तो ऐसी स्थिति में वो हर 1-2 साल में अपने विचार बदलते रहते हैं। उनकी विश्वसनीयता ईमानदारी के मुद्दे पर रहेगी, लेकिन उसके साथ में राजनीतिक विचारों को लेकर के उन पर प्रश्न उठते रहेंगे। हम वापस आएंगे आलोक जी आपके पास। इस वक्त सीधी तस्वीरें बिहार के राजभवन से आप जो देख रहे हैं, जहां नीतीश कुमार एक बार फिर से शपथ लेने वाले हैं। लाइव ये शपथ ग्रहण हम आपको दिखाएंगे, जहां नीतीश कुमार और सुशील मोदी शपथ लेंगे। अब से कुछ मिनट पहले
नीतीश कुमार पहुंचे हैं राजभवन छठी बार। वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। एक के बाद एक आरोप लगे लालू प्रसाद यादव के परिवार पर। लालू यादव, तेजस्वी यादव दोनों पर आरोप लगा होटल आवंटन में गड़बड़ी का। 12 ठिकानों पर पटना और दिल्ली में सीबीआई की छापेमारी हुई। उसके बाद यह मामला गर्म हुआ। साल 2006 में केंद्रीय रेल मंत्री रहते होटल आवंटन में गड़बड़ी का यह आरोप लगा था। तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बेटे, दान में जमीन मिलने का आरोप। उस समय जब उनकी उम्र महज 3 साल 8 महीने थी, 13 एकड़ जमीन 1992 में उनको दान में दी गई। चारा घोटाले का आरोप लालू यादव पर पहले से ही था। 1000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का आरोप लगा। उसके बाद 16 मई को आयकर विभाग ने लालू यादव के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस मामले में राबड़ी देवी पर 18 फ्लैट्स की मालकिन होने का आरोप लगाया सुशील मोदी ने। उन्होंने कहा कि इनकी कीमत 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है और उन्होंने ये जमीन लालू यादव के रेल मंत्री और खुद के सीएम रहते अपने नाम लिखाई थी। फिर तेज प्रताप यादव पर मिट्टी घोटाले का आरोप लगा।